पहले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ करेंगे, ठीक है। कंपनी लॉ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है सबसे पहले इन जनरल, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा, सो दैट आप लोग आराम से, जैसे मैं कंपनी लॉ का क्लास स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास, तब आपको पूरा इन बेसिक समझ में आ जाएगा कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्या है ये चीज़, कंपनी लॉ है क्या, समझ में आ रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, पूरे अच्छी तरीके से देखना है। नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल पे थोड़ी देर में आएगा, एप्लीकेशन पे ज़्यादा जल्दी अपलोड होगा, तो एप्लीकेशन से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नाउ कंपनी लॉ सीखने वाले हम लोग, क्या सीखने वाले, कंपनी लॉ। अब ये जो कंपनी लॉ है ये क्या है, हम लोग समझेंगे सबसे पहले इंस्टीट्यूट के मटेरियल के पर्सपेक्टिव से कि कितना मार्क्स आता है कंपनी लॉ में। वो सबसे पहले एक बार छोटा 2-3 मिनट का देख लेंगे, इररिलेवेंट रहेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि अलग अलग स्ट्रीम से है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। CS एग्जीक्यूटिव का अगर मैं बात करूँ तो आपके ओल्ड सिलेबस जो कि सिलेबस 2017 है उसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स है, एंड सिलेबस 2022 में 2 पार्ट्स हैं। सिलेबस 2022 का पार्ट जो है उसमें चैप्टर्स कम है, एंड सिलेबस 2017 का जो है उसमें चैप्टर्स ज़्यादा है, ठीक है। ओके, पार्ट ए में 14 चैप्टर्स है 50 मार्क का, पार्ट बी में 6 चैप्टर्स है 40 मार्क का, एंड पार्ट सी में 3 चैप्टर्स है 10 मार्क का, एंड सिलेबस 2022 में 12 चैप्टर्स है 60 मार्क का, एंड 7 चैप्टर्स है 40 मार्क का। ओके, सो it is very visible that syllabus 2017 is pretty much tougher than syllabus 2022. Yeah, it is visible and it is a fact. Okay, now how do we have to go through this? Now if I talk about students for syllabus 2017, you have to start from this chapters, from part B and part C. If you're doing self study, okay, the first thing that you need to understand is acquiring marks where chapters are less. Okay, from acquiring marks from those chapters, from those parts where the chapters are less. Now 10 marks is visible for 3 chapters. एक्चुअली एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स में से प्रैक्टिकली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन 3 चैप्टर्स में से, उसमें भी 10 मार्क पूछा जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दिस इज माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स, स्टार्ट फ्रॉम पार्ट C of syllabus 2017, then go to part B, then go to part A. If you are a student of commerce background, part A में जो chapters है जैसे कि इंट्रोडक्शन, कंपनी लॉ क्या है, ये आप लोगों ने क्लास 11, 12, आप अगर आप ग्रेजुएट हो तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा है, तो उसमें जो है ना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा इन पार्ट A, बट यू हैव टू वर्क प्रिटी मच हार्ड इन पार्ट B एंड पार्ट C. 6 chapters 40 marks, miracle, ठीक है। 3 chapters 10 marks, brilliant. So you have to start from this chapters, this areas. Okay, so in total 9 chapters and 50 marks, and here 14 chapters 50 marks. So start from part B and part C. This is my advice. Okay, start from part C, then go to part B. Part B start from chapters like general meeting. तो हम यहाँ पे वैसे ही उसी प्रकार से करने वाले। वैसे तो ये जो पूरा रिवीजन लेक्चर रहेगा ये रहेगा आपका इसी सिलेबस के ऊपर, इसी पार्ट्स को कवर करते हुए। अगर आप न्यू सिलेबस के स्टूडेंट हो तो आपका जो पूरा ये पार्ट है ना ये इसी में समा जाएगा, तो आप आराम से ये देख लोगे तब भी आपका हो जाएगा, समझ में आ रहा है। जो आपके चैप्टर्स नहीं है वो आपको नहीं करने से चलेगा, जो आपके चैप्टर्स है वो आपको करना होगा, बस यही बात है और कुछ नहीं। एंड कोई भी अलग स्ट्रीम से अगर स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप CA में भी के स्टूडेंट हो तब भी अगर आप ये कर लोगे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, इसके अंडर ही रहेगा आपके सिलेबस, आपके सिलेबस में कम ही रहेगा, समझ में आ रहा है। तो जो आपके लिए रिलेवेंट है वो आप देख सकते हो। गॉट इट, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा बवाल। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, अभी के अभी लाइक कर दो, राइट नाउ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हम लोग बढ़ते हैं। चलो, Now, if I talk about Companies Act 2013, ये Companies Act 2013 क्या है? What is Companies Act 2013? Companies Act 2013 is a act, okay? Is a act, was a bill passed in the parliament, then became an act, right? Now, listen to me very carefully. ये जो
कंपनीज एक्ट 2013 हम लोग बात करते हैं ना, ये सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 यही है ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे कंपनीज एक्ट थे, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1866, कंपनीज एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1956, उसके बाद आया कंपनीज एक्ट 2013। ओके, नाउ इसके प्रीवियसली जो कंपनीज एक्ट था 1956, ये बहुत सारे टीचर्स या फिर बहुत सारे स्पेशली जो अब जो क्लासेस करवा रहे टीचर्स वगैरह, उन लोगों का कंपनीज एक्ट 1956 ही था। समझ में आ रहा है? हमारा था 2013। बस इस जनरेशन के जो पहला जनरेशन था उसमें सब लोग ने CS पास किया अंडर कंपनीज एक्ट 1956। गॉट इट? अब आया कंपनीज एक्ट 2013, ये हाल ही में आया, 2013 में आया, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 10 साल हो चुका है। ठीक है, तो ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इससे पहले जो आया था प्रीवियस एक्ट था 1956। तो 2013 से पहले जितने भी स्टूडेंट्स ने जो है कंप्लीट किया है अपना एजुकेशन, उन्होंने 1956 वाला ही कर रखा है। समझ में आ रहा है? नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाई did we remove 1956 and why did we bring 2013? Okay, there are two types of changes. Every time we can see there are two types of change. One is a major change, and the other is a minor change. Now if there is a minor change in Companies Act 2013, we change it by bringing amendments. Okay, you have always seen that कंपनी एक्ट या फिर कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स के बिना आप एग्जामिनेशन में बैठ नहीं सकते। यू हैव टू लर्न द अमेंडमेंट्स एंड देन यू हैव टू राइट द एग्जामिनेशन, बिकॉज माइनर चेंजेस आर ऑलवेज देयर इन कंपनीज एक्ट 2013 बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके, नाउ major changes, if there are any kind of major changes, then we change the entire act, we repeal the act. ठीक है, we repeal the act and replace the act completely. We repeal the act. So we can say that the Companies Act 2013 repealed the previous Companies Act, that is 1956. Is it clear? Is it clear? Companies Act 2013, Companies Act 2013, Companies Act 2013 repealed the Companies Act 1956. Okay, why did Companies Act 2013 repealed the Companies Act 1956? Because there were major changes to bring. There were major changes to bring. So if there are minor changes, we bring amendments. We bring the changes via amendments. But if there are major changes, we bring the changes via, batao, repealing the entire act. Repealing the entire act. Got it? Clear? Very nice. Okay, no problem. Very easy. So इससे पहले 2013 से पहले कौन सा एक्ट था? 1956. Is it relevant for us right now? This is not relevant, but the structure of repealing and bringing amendments should be learnt and known by all the students. Got it? Okay. Now, question asked in company law. The second thing that we have to learn is what type of questions can we see in Companies Act. Now, if I talk about syllabus 2017, केस स्टडी 90% पूछा जाएगा एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा 10%। तो 90:10 का रेशियो जो है रहेगा आपका कंपनीज एक्ट के लिए आपके ओल्ड सिलेबस में, एंड न्यू सिलेबस में थोड़ा बहुत MCQs पूछा जा सकता है। इस बार जैसे ही हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तब जैसे कि 2022 का जो एक्ट है, सॉरी एक्ट नहीं सिलेबस है, ये जो है ये आपका पहला एग्जामिनेशन होगा दिसंबर। तो दिसंबर में जिस प्रकार से क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड ओके दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन कंपनीज एक्ट एंड कंपनी लॉ एग्जामिनेशन इन न्यू सिलेबस 2022। तो लगभग आपके मैं अगर बताऊं तो 80% जो है क्वेश्चंस, 80% में से आपका मैं कह सकता हूँ 60 to 70% क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे आपके केस स्टडी वाइज, बाकी 10% क्वेश्चंस रहेंगे फिर से डायरेक्ट क्वेश्चंस, बाकी 20% क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में रहेंगे। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नाउ वी हैव टू लर्न सम इंपॉर्टेंट लाइन्स बिफोर आई स्टार्ट कंपनीज एक्ट, बिकॉज when we start Companies Act, we are going to see this lines quite often. बहुत ही
मतलब बहुत ऑफनली हम लोग ये सारे लाइन्स जो है ये देखने वाले कंपनीज एक्ट में. अब इसका मीनिंग समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. व्हाट डज दिस लाइन टेल्स अबाउट और व्हाट डज दिस लाइन मीन. सुनो, एक चीज़ अच्छे से सुन लो, सुनो अच्छे से. ये जो लाइन में सिखाऊंगा आपको, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें, सिर्फ समझे कि अच्छा इस लाइन का मीनिंग ये है. ये तब आपको रेलेवेंट लगेगा जब ये हम लोग एक्चुअली जाके वो कंपनीज एक्ट में जब हम पढ़ेंगे, तब ये देखेंगे प्रोविजंस, प्रॉपर प्रोविजंस देखेंगे, तब आपको पता लगेगा. अभी के लिए सिर्फ मीनिंग जान के रखो, ठीक है. यूज़ जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, it is written like this: notwithstanding anything contained in this act. Okay, it means nevertheless, although या फिर regardless of. ठीक है. notwithstanding का मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि इस एक्ट में जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, भार में जाए. notwithstanding, इस एक्ट में जो कुछ भी लिखा है भार में जाए. उसके बाद नीचे कोई प्रोविजन लिखा होगा इस, ठीक है, एक्ट में जो कुछ भी लिखा है भार में जाए, वो अपने को फर्क नहीं पड़ेगा. उसके बाद इस पर्टिकुलर एरिया में ये वाला चीज़ जो है ये लागू होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक्ट बनाते हैं ना, तो एक्ट में क्या होता है, हम लोग कुछ भी प्रोविजन लिखते हैं तो सब लोग सोचते कि यार ये तो पूरा एक्ट में लागू हो जाएगा. तो कुछ कुछ जगह पे ना ये लाइन यहाँ पे मेंशन करके रखा है उन लोगों ने कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट. इट मीन्स दैट whatever is mentioned in this act, it is not applicable to this particular provision right now that we are going to do. ठीक है. whatever it is mentioned in the act, notwithstanding anything contained in this act, no, whatever it is mentioned in the act, we are not going to apply that particular thing in this particular provision right now. What we are going to do, अब वो provisions कौन से रहेंगे, वो provisions मैं आपको बता दूंगा आराम से जैसे वो provisions आएंगे. ठीक है. जैसे हम लोग कहते हैं, इसका मीनिंग आपको समझा दूं मैं. नेवरदलेस, जो कुछ भी लिखा है इस एक्ट में, नेवरदलेस हम लोग ये करेंगे. हाँ ठीक है, वो तो लिखा है लेकिन हम लोग ये करेंगे. ऑल्दो दैट इज सेड लाइक दैट, बट वी आर गोना डू इन दिस वे. Regardless of whatever it is mentioned up there in the act, we are going to do it in this way. So these are the ways, these are the examples of notwithstanding anything contained in this act. Okay. Now, there is one more word that we mostly use in the Companies Act, that is subject to. Subject to means, subject to का मतलब होता है being dependent upon. Subject to. For example, I'll tell you one thing. Very easy example. Listen to me very carefully. Now, if I tell you, I will take your Companies Act, Companies Law revision very, very super fast, very, very good, very, very, understandable way, very, very effective, and which is completely to the point for the examination, subject to a condition. Now, subject to means a condition. जहां कहीं पर भी आपको मिल जाए सब्जेक्ट टू, मतलब ये है कि भैया इसका कोई कंडीशन है. ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, दिस लाइन्स दैट वी आर रीडिंग राइट नाउ, दिस लाइन्स आर डन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस. ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है. सो दिस इज डिपेंडेंट अपॉन सम अदर प्रोविजन, डिपेंडेंट अपॉन, बीइंग डिपेंडेंट अपॉन. सो दिस प्रोविजंस हियर is dependent upon some other provisions. Okay, wherever we see subject to, that means the above provision is dependent upon the lower provision. ठीक है, the above provision is dependent upon some other provision. Is it clear? Subject to is a condition. Okay, got it? Easy, समझ में आ चुका है. Subject to, being dependent upon. Okay. लास्ट हम लोग एक चीज देखेंगे जिसका मतलब होता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू. नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू. दिस इज अ काइंड ऑफ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, बट इट्स अ डिफरेंट वे. नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू. ये हम लोग कब करते हैं मैं आपको समझाता हूं. कभी कभार ना जनरल प्रोविजंस रहता है, जनरल प्रोविजन सबके ऊपर लागू होता है, लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस होगा ना उनके ऊपर लागू नहीं होगा. तो उन सेक्शंस में जिसके ऊपर लागू नहीं होगा, वहां पे जब हम लोग पढ़ेंगे उसके ऊपर
ये जो है रहता है, लिखा रहेगा. नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन. नाउ इफ देयर सी नॉर्मली कंपनीज एक्ट प्रोविजंस आर इन जनरल, इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज. ठीक है, नॉर्मली कंपनीज एक्ट प्रोविजंस इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, बट there are some exceptions. There are some exceptions to various companies. Now wherever there are exceptions, we can see this line, nothing contained in this act shall apply to, for example, section 8 company, IFSC company. Like this we are going to see in future, okay, when we are going to start the revision series, when we are gonna start the revision series properly from the batao what, from the from the sections. Okay, now this is just a introduction class. You have to understand this very properly. Nothing contained in this act shall apply to means what? That means that whatever it is mentioned in this act, it's not applied to some particular sections. अब वो कौन सा section रहेगा, which sections are those, we are going to see that as we go on further to the revision series. ठीक है, now this is clear. Nothing contained in this act shall apply to. ठीक है, अब सुनो, कभी कभार ना हम लोग ये चीज देखने वाले, शेल को ना हम लोग मे के जैसे पढ़ेंगे, मे को हम लोग शेल के जैसे पढ़ेंगे. शेल shall be read as may and may shall be read as shall. Got it? Didn't get it? I'll make it clear. Listen to me very carefully. कभी कभार, ठीक है, शेल को हम लोग मे के जैसे पढ़ेंगे. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन शेल एंड मे. मे मीन्स, मे का मतलब क्या होता है? प्रोबेबल. मे का मतलब होता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कैन बी, मे और मे नॉट बी. मे इट इज प्रोबेबल. ठीक है, इट इज नॉट श्योर शॉर्ट. मे मीन्स इट इज नॉट अ श्योर शॉर्ट थिंग, बट शेल इज अ श्योर शॉर्ट थिंग, राइट? शेल is a more accurate and sure short thing. Where do we use shall when we are sure about something? Where do we use may when we are not sure about something? It may rain tomorrow, right? For example, it may rain tomorrow. So that means what? It may or may not rain. We are not sure. But if there is a weather forecast saying that it shall rain tomorrow because there is a cyclone nearby, okay, that means it shall. Okay, there is a sure shot possibility that it is going to rain tomorrow. So shall is a sure short thing and may is not a sure short thing. In Companies Act, there are various places where we are going to see that it is used as shall, but it is not sure short, it is a probable thing. And we are going to see may, where it means where there is a sure short thing, but still they are going to use may. Why, sir? Why so complications? Why so complicated thing? ये क्यों कॉम्प्लिकेट किया गया है सर? क्योंकि मज़ा आता है भैया अपने के बताओ ना क्या, अपने भैया इनको लॉ राइटर्स को. ठीक है, तो ये जो लॉ राइटर्स है ना, जो लिखते हैं, उनको मज़ा था, उनने ऐसा कर दिया. नाउ इफ आई गिव यू अ मोर रेलेवेंट एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, देन द एग्जाम्पल इज दिस. सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 पता है क्या है? उस लाइन में बताया गया है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013. अब एक चीज बताओ, इज इट श्योर और नॉट दैट दिस एक्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013? एवरीबडी इज श्योर. Parliament passed it as Companies Act 2013. Everybody is sure कि okay, this is Companies Act 2013. But still they have used the word may. So sometimes where we see the word may, it shall be read as shall. It must be read as shall. Got it? May sometimes shall be read as shall. तो यहाँ पर may लिखा जरूर होगा, हम लोग पढ़ेंगे may, लेकिन दिमाग में रखेंगे shall है. गॉट इट? हाँ जी, ये बस ये. अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में देखने को मिलेगा. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में ये आपको देखने को मिल जाएगा. शेल में बी रेड एज मे बी रेड एज शेल. तो ये जो एक्ट है, ये एक प्रकार का स्टैट्यूट. अब ये जो लॉ है, ठीक है, स्टैट्यूट मतलब वही सारे लॉज जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है. जब भी हम लोग कोई ऐसे एक्ट पढ़ते हैं ना, तब हमको इंटरप्रिटेशन स्किल्स आना चाहिए. तब अपने को अपना दिमाग लगा के सोचना होगा कि दिस शैल बी दिस इज एक्चुअली शैल और दिस इज
may. Got it? So the act itself, okay, the act may be called as Companies Act. It means that the act shall be called as Companies Act 2013. Is it clear? इज इट क्लियर? ये हम लोग कंपनीज एक्ट में देखने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके. अब थोड़ा और डीप जाते हैं. लेट्स डिग इन लिटिल डीपर. ओके, everybody knows who controls the Companies Act 2013. Actually, who executes the Companies Act 2013? Execution is done by Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs. Ministry, MCA, Ministry of Corporate Affairs. Is it clear? Ministry of Corporate Affairs. Okay. They take care of the Companies Act 2013 and all the other act. There are many acts which is taken care by Ministry of Corporate Affairs. And one of it is Companies Act 2013. Now ये जो MCA है ना, इनके अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग डिविजन्स है कंपनीज एक्ट को हैंडल करने के लिए. सबसे पहला डिवीजन है ROC. ROC मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. Registrar of companies means that department of MCA which writes down, which records the name of the companies that are present. ठीक है, which records the name of the companies that are present. So registrar of companies is a place, they have a register where they maintain the names of the companies. Got it? Registrar of companies. Sometimes we also use a particularly synonym word for registrar of companies, that is known as register of companies. Now that is also called ROC, register of companies, and this is also called ROC, registrar of companies. Actually ROC, when we say, it is always ROC, that means registrar of companies, not register of companies. Whenever we say register of companies, we can't say ROC, we have to write it down register of companies. Now register of companies is actually maintained by ROC, that is registrar of companies. Registrar of companies maintain the register of companies. Is it clear? क्या ये समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो जगह है, वो मंदिर है जहाँ पे कंपनीज का जो है चरावा आता है. कंपनीज जो है अपना नाम लिस्ट करके जाता है कि चलो ठीक है, मैं आज से कंपनी एक्ट में जो है मेरा दाखिला हो चुका है, मैं आज से कंपनी हूँ. समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. RD is a regional director. This regional director take cares of all the ROC, registrar of companies, official liquidators and the companies. सब सही से हो रहा है कि नहीं, ये एक प्रकार का ऑफिसर है रीजनल डायरेक्टर. ठीक है, I'll give you a more deep and beautiful meaning and connection between regional director, official liquidator and ROC. Okay, let's go to a plain page and understand the thing. Okay, सुनो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना है, आपके दिल और दिमाग खुल जाएगा. अच्छा बताओ, कंपनीज एक्ट को जो है कौन मॉनिटर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मॉनिटर्स द कंपनीज एक्ट 2013. अब वो अकेला मॉनिटर करेगा? हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अकेला मॉनिटर करेगा? नहीं. MCA इंडिया को, ये जो पूरा भारत है ना इंडिया, MCA डिवाइडेड इंडिया इनटू 7 पार्ट्स. 1 2 3 4 5 6 and 7. The first part is Delhi. Okay. The second is Chennai. The third is Calcutta, also known as Kolkata. Then is Mumbai or Bombay. Then is Shillong. Then is Ahmedabad. Then it is Hyderabad. ठीक है, MCA divided India into this 7 parts.
7 पार्ट्स, इसको हम लोग कहते हैं 7 जोन्स. वी कॉल देम एज 7 जोन्स. द 7 जोन्स. Okay, just a second, give me a second. Seven zones. So this are known as 7 zones. Okay, ठीक है. इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, अच्छे से मॉनिटर करने के लिए इनको जोन्स वाइज डिवाइड करना ज़रूरी था, तो उन लोगों ने डिवाइड कर दिया 7 जोन्स में. अब ईच जोन में ना एक ऑफिसर रहता है. ईच जोन हैज़ वन ऑफिसर. ईच जोन is appointed with a officer. Each zone is appointed with a officer. Okay, each zone is appointed with a officer. Now this officer is actually known as RD, which we call as regional director. Which we call as regional director. Okay. Why do we need a regional director? To execute company law. To execute company law, we need regional director to execute company law. ठीक है. नाउ रीजनल डायरेक्टर के अंडर में काम करते हैं ये सारे लोग, आपको दिखाता हूं मैं. ठीक है, रीजनल डायरेक्टर. ओके, रीजनल डायरेक्टर, रीजन का डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर. गॉट इट? रीजनल डायरेक्टर. रीजनल डायरेक्टर हैज 22 ROC working under them. 22 ROC. 22 ROC. Got it? And 23 official liquidator. Okay. 22 ROC and 23 official liquidator. What does ROC do and what does official liquidator do? ROC register companies. And official liquidator liquidates company. That means deregister companies. That means that ROC, they form companies and official liquidator, they wind up companies. Understood? ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो कंपनी को जन्म देती है एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर उसी कंपनी को मार डालता है, क्योंकि वो कंपनी प्रॉपरली काम नहीं कर पाता. इसलिए उसको बंद कर दिया जाता है. समझ में आ रहा है? ऑफिशियल लिक्विडेटर. व्हाई इज ROC 22 एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर 23? भैया दिन में हज़ारों कंपनीज जो है वो तो भैया दिन में हज़ारों कंपनीज जो है ना वो रजिस्टर होते हैं. दैट इज़ फॉर श्योर. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मोर कंपनीज दे डी रजिस्टर. वाई? बिकॉज दे आर नॉट बीइंग एबल टू ऑपरेट. ओके, दैट्स वाई this is kind of near to logical reason for why 23 official liquidator and 22 ROC. Is it clear? ठीक है. सो यहां पे ROC क्या करते हैं बताओ? कंपनी का फॉर्मेशन. एंड यहां पे ऑफिशियल लिक्विडेटर कंपनी
लिक्विडेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, सो यू हैव टू नोट दिस डाउन प्रॉपरली, ठीक है? नाउ लेट्स गो बैक। सो यहां पे व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? आरडी। आरडी जो है ये क्या कंट्रोल करता है? आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। कितने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है? 22 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर 23, ठीक है? ये लिक्विडेट करता है एंड ये बनाता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज SFIO, दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। नाउ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इज फॉर दोज kind of offenses, is those kind of offenses where the fraud amount is huge, like for example 400 crore का fraud हुआ है, 1000 crore का fraud हुआ है, ठीक है? where the fraud amount is very huge, वहाँ पे हम लोग SFIO को involve करते हैं, that is serious fraud investigation office. okay, next department is NAFRA. everybody knows NAFRA, National Financial Reporting Authority, ठीक है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली देखता है कि प्रॉपरली इस प्रकार का मतलब अपडेट वगैरह सब कुछ जो है, कंट्रोल वगैरह, रेगुलेट वगैरह सब कुछ करते हैं नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इज दैट क्लियर? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट इज NCLT एंड NCLAT। NCLT एंड NCLAT में डिफरेंस ये है, दिस इज नेशनल लॉ कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। If there is any kind of case going on in between companies and other people, shareholders, this kind of cases are taken to NCLT and not to High Court directly. There are specific courts for companies, okay? There are specific and separate courts for companies which are known as company law tribunal. तो ये कंपनी का कोर्ट है, कंपनीज का कोर्ट कौन सा है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, takes care of all the disputes regarding to a company. और अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जजमेंट आपको पसंद नहीं आया तो उसके ऊपर और एक है जो कि कहा जाता है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो एपिलेट मतलब अपील कर सकते हो आप, ठीक है? ये दो समझ में आ चुका है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, मच क्लियरर। इज इट क्लियर? MCA के सब पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Now let's understand the meaning of a company, the definition of a company. The definition of a company is defined. A company is defined under section 2, subsection 20. ठीक है? Of this act or under any previous law. A company means a company incorporated under this act or under any previous company law. इसका मतलब ये है कि अगर आपने दिस एक्ट मतलब 2013 वाले एक्ट के अंदर आपने आपका रजिस्ट्रेशन करवाया है कंपनी ने, तो आप कंपनी हो। अगर इससे पहले के कंपनीज एक्ट के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो भी आप कंपनी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर कंपनीज एक्ट 2013, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 यू आर अ कंपनी। इफ यू हैव रजिस्टर्ड योरसेल्फ, योर कंपनी अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, then also you are a company. But which is not a company, sir? Every company which is incorporated under Companies Act 2013 is a company. Is a company. Got it? Any company which is not registered under Companies Act 2013, that is not a company for us. That is not a company for us. Okay? If you are registered under Companies Act 2013, then you are a company. Then you are a company. Sir, Coca-Cola. Coca-Cola. It is a company or not? Question mark. It is not a company. It is a foreign company. Sir, फिर भी कंपनी तो है भाई, डिफरेंस है. There is a difference. There is a huge amount of difference between a foreign company and a company. Company means homegrown company. Foreign company means which was firstly incorporated outside India but has a place of business in India. Incorporated under any Companies Act out of India but has a place of business in India. It is known as foreign company. If your company does not have a place of business in India, you are not even a foreign company. There are millions and millions of companies in the world. Is all the other companies which is incorporated outside India are foreign companies? No. We don't consider them as company also, neither foreign company.
ओनली दोज कंपनीज हु आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिन्होंने रजिस्टर किया अपने आप को बाहर, जन्म हुआ बाहर देश में, लेकिन उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, दे हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दे आर डूइंग देयर बिजनेस इन इंडिया, दोज काइंड ऑफ कंपनीज आर नोन एज फॉरेन कंपनी. If you are a company incorporated outside India, but you don't have a place of business in India, then you are not a foreign company for us, for company secretaries. Is that clear? Is that clear? हाँ जी. ओके. फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन हम लोग आगे जाके देखेंगे, बहुत ब्यूटीफुल है. ठीक है, कंपनी समझ में आ चुका है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंपनी? कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. फिर से बताओ. एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. आपने रजिस्टर किया अंडर दिस एक्ट और एनी और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, यू आर नोन एज कंपनी. यू आर नोन एज कंपनी. यू आर नोन एज कंपनी. गॉट इट? हाँ जी. ओके. एक कंसेप्ट आता है बॉडी कॉर्पोरेट का. बॉडी, every body corporate is not a company, but every company is a body corporate. कंपनी बनने से पहले आपको बनना पड़ता है बॉडी कॉर्पोरेट. ठीक है, आपको बनना पड़ता है बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट हो, रजिस्टर करवा लो अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, देन यू विल बिकम अ कंपनी. एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी, but every company is a body corporate. For example सर, बॉडी कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल बताओ जो कंपनी नहीं है. FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. कॉर्पोरेशन मीन्स ही बॉडी कॉर्पोरेट. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज नॉट अ कंपनी. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दिस इज एन एग्जाम्पल. ये हम लोग आगे जाके और क्लियर होंगे. ये धीरे धीरे क्लियर होगा सब कुछ, कौन सा कंपनी है, कौन सा नहीं है, कौन सा फॉरेन है, ये धीरे धीरे क्लियर होगा. ठीक है. एवरी बॉडी कॉर्पोरेट. नाउ कैन दिस FCI बी ए कंपनी? यस, इफ दे रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013, देन दे कैन बी ए कंपनी. दे आर नॉट अ कंपनी बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. दे आर जस्ट अ कॉर्पोरेशन, दे आर जस्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट, दे आर जस्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट, दे आर जस्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट. ओके, अब सुनो अच्छे से. नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी. अपने को पता तो है मुंह जबानी कि भैया कंपनी ये होते हैं, कंपनी ये होते हैं, कंपनी वो होते हैं. अब उनका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक जान लें अच्छे से. ये हम लोग जैसे जैसे कंपनीज एक्ट करेंगे ना, वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा, धीरे धीरे क्लियर होगा. ठीक है. अब सबसे पहले समझो, पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. Corporate personality. What does it mean? Corporate personality. Corporate personality means it has its own personality. It has its own personality. It is not known by its director. It is not known by its members. It is known by its own personality. Corporate personality. Got it? Understood? Clear? समझ में आ रहा है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि ये अलग है अपने डायरेक्टर्स से, मेंबर्स से, शेयर होल्डर्स से. ठीक है. इनका अलग ही एक पर्सनैलिटी है जो कि जाना जाता है इनके पर्सनैलिटी से. कंपनी को जाना जाता है इनकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से. समझ में आ रहा है? कंपनी क्या करता है, ठीक है, कंपनी का क्या बिजनेस है, उसका एक अलग पर्सनैलिटी रहता है. गॉट इट? इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स. गॉट इट? ओके. आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स originators. ठीक है, विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, मेंबर्स. ठीक है. आर्टिफिशियल पर्सन है ये. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब इंसान तो है लेकिन आर्टिफिशियल इंसान है. तो आर्टिफिशियल इंसान अगर है तो क्या दो चीज इसके साथ अटैच हो जाएगा. इफ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इफ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, दैट मीन्स does company have a nationality? Yes, company can have a nationality and company can also have a residence. But since it is an artificial person and not a natural person, that's why it can't have a citizenship. Company cannot have a citizenship, but company can have its nationality and also its residence. Nationality, which company, which country's company? It's a Russian company.
इट्स एन इंडियन कंपनी. रेसिडेंस वेयर फ्रॉम, रेसिडेंट वेयर, कहाँ का है कंपनी? कंपनी इज़ फ्रॉम बैंगलोर, कंपनी इज़ फ्रॉम बैंगलोर, कंपनी इज़ फ्रॉम हैदराबाद, कंपनी इज़ फ्रॉम अजी तमिलनाडु. ओके, लाइक दिस. कंपनी इज़ फ्रॉम असम. सो लाइक दैट. गॉट इट. रेसिडेंस हो सकता है, नेशनलिटी हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी अ सिटीजन. कूल, अंडरस्टूड. ओके. Limited liability. What do you mean by limited liability? See, understand this very carefully. Company can be of shares and guarantee. कंपनी दो प्रकार का हो सकता है भैया. एक शेयर वाला कंपनी, गारंटी कंपनी. शेयर कंपनी में आप पैसा डालते हो, ठीक है, आप कंपनी के शेयर खरीदते हो. यू परचेज द शेयर ऑफ अ कंपनी. तो जितना आपने शेयर परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ का आपने शेयर परचेज किया किसी भी कंपनी में, वो कंपनी क्या हो जाएगा बताओ? वो कंपनी क्या हो जाएगा? हाँ जी, वो कंपनी का आपका 1000 रुपये के पकड़ लो, आपको आया 10 शेयर, तो 10 शेयर का आप मालिक हो कंपनी में. तो लिमिटेड लाइबिलिटी, योर लाइबिलिटी, इफ़ यू आर अ कंपनी ओनर, देन योर लाइबिलिटी इज जस्ट 1000 रुपीज़, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. लिमिटेड लाइबिलिटी, इट्स लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है. कंपनी में कुछ भी नुकसान हुआ है, क्या आपका कोई दाई है उसमें? नहीं. इफ कंपनी अक्वायर्स एनी काइंड ऑफ losses also, that time also you are not eligible for any loss, you are not eligible to write off any loss. Losses are to be recovered by selling the company's asset, not yours. ठीक है. Your liability is just 1000 rupees because you have purchased the share of 1000 rupees. That's it. लिमिटेड लाइबिलिटी. गारंटी भी वैसा ही है. अगर आपने 1000 का गारंटी दिया है तो 1000 का ही आपका लाइबिलिटी रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं. क्या ये समझ में आ रहा है आपको? पकड़ लो, सुनो एक चीज़, अंडरस्टैंड दिस. ओके, इट्स अ कंपनी कॉल्ड ए लिमिटेड. यू हैव परचेस्ड शेयर वर्थ ₹1 lakh फ्रॉम ए लिमिटेड. ओके. कल कंपनी क्या आपसे ये 1 लाख रुपए मांग सकता है? कैन कंपनी आस्क यू 1 लाख रुपीज? यस, बिकॉज आई हैव परचेज द शेयर, कंपनी हैव अलॉटेड यू द शेयर ऑफ 1 लाख रुपीज. तो हाउ मच डू यू पे? जस्ट 1 लाख, बिकॉज कंपनी अलॉटेड यू शेयर्स ऑफ 1 लाख. कैन कंपनी आस्क मोर मनी फ्रॉम यू? नो, कंपनी कैन नॉट आस्क मोर मनी फ्रॉम यू. आपका लाइबिलिटी कितना है? सिर्फ 1 लाख का, क्योंकि आपने 1 लाख का ही शेयर खरीदा है. क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी. कंपनी कल अगर डूब गया, इफ कंपनी वेंट इनटू लॉस, फॉर एग्जांपल ऑफ 100 crore, कंपनी गॉट अ लॉस ऑफ 100 crore. नाउ कंपनी इज ट्राइंग टू वाइंड अप. तो विल योर हाउस बी सोल्ड फॉर रिकवरिंग द मनी ऑफ 100 crore? No, your house won't be sold. Company will be sold. Company's assets will be sold. Your house is not the asset of company. Your liability is limited. Your liability is limited to 1 lakh rupees. Understood the concept? Very much clearer. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. उसी प्रकार से होता है गारंटी. गारंटी भी सेम चीज़ है. गारंटी में शेयर्स जो है आपको अलॉट नहीं किया जाता. आप गारंटी देते हो कंपनी में कि मैं 1000 का गारंटी दे रहा हूँ, 1 लाख का गारंटी दे रहा हूँ. जब भी तुमको मांगना हो पैसा तो आप मांग सकते हो 1 लाख 1 करोड़, 1 लाख 1000, इससे ज़्यादा नहीं. तो जितना आप गारंटी दोगे उतना ही. समझ में आ रहा है? कंपनी हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी. गॉट इट? हाँ जी, कंपनी हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी. क्या पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी है? पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है. पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है. हाँ, पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ डिफरेंट. कंपनीज दैट्स वाई डिफरेंट, बिकॉज इफ़ यू आर अ पार्टनर इन ए फर्म, जस्ट अ पार्टनरशिप फर्म, तो अगर पार्टनरशिप फर्म का 10 करोड़ का लॉस हुआ ना, तो पार्टनरशिप फर्म का लॉस आपका इंडिविजुअल लॉस है. कंपनी का लॉस आपका इंडिविजुअल लॉस नहीं है. कंपनी का लॉस आपका इंडिविजुअल लॉस नहीं है. इन अ पार्टनरशिप फर्म, इफ यू हैव मेड अ लॉस ऑफ 10 crore, दिस कैन बी रिकवर्ड बाय सेलिंग योर प्रॉपर्टीज टू. योर हाउस प्रॉपर्टीज, योर कार एंड एवरीथिंग कैन बी सोल्ड. समझ में आ रहा है? बट इफ इट इज़ अ कंपनी, योर हाउस एंड प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड. इट कांट बी सोल्ड.
because it is a separate legal entity. It is a separate person, artificial person, separate person. It is a legal entity. It is separate from its members, incorporators, separate from its promoters. Understood? That's why. But a partnership firm is not separate. It is one. Partnership firm members and partners are one. You understood this? So this is one of a feature of company, that there has a limited liability. Your personal assets won't be affected if company gets company gets liquidated, company gets wound up. Got it? Perpetual succession. It is beautiful concept. For example, आपका एक फर्म है, आप दो भाई ने फर्म जो है वो आपने बनाया फर्म, एक भाई का अचानक मृत्यु हो जाता है, दूसरा भाई क्या फर्म चला सकता है? अगर उनके अग्रीमेंट में लिखा हो चला सकता है तो ठीक है, अगर अग्रीमेंट में लिखा ना हो ना तो लगभग फर्म बंद हो जाता है, फर्म चलता नहीं है, फर्म बंद हो जाता है। वैसा केस नहीं है कंपनी का। इफ इन अ कंपनी अ मेजर डायरेक्टर ऑल्सो डाइज बट कंपनी नेवर डाइज, कंपनी में सारे डायरेक्टर्स भी मर जाए, कंपनी विल नेवर डाई, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। इफ टुडे मुकेश अंबानी डाइज, will Reliance wound up? Will Reliance close? No, Reliance won't be closing up. Reliance won't get wound up. Why? Because Mukesh Ambani is separate from Reliance. Reliance is not Mukesh Ambani. Reliance has its own corporate personality. Got it? So perpetual succession means this, that any member, any director, even if it dies, does not stops the company. Company never stops if any member or director or even the owner of the company dies. It can never stop. It goes on. It has its own life. Company can never shut down if a owner is dead, or if a director is dead. Basically owner means this directors only, right, who have the maximum shares in the company. Owners mean shares. Even I am a share of Reliance because I have 1, 2, 3 shares. If I purchase 1, 2, 3 shares of Reliance, then even I am the owner of Reliance. If I die, will the company wind up? No. Got it? Separate property. Company's property is separate from the members, directors and everything. Company's property is separate. You can't purchase a property for the company by company's money on your own name. You have to purchase the property on company's name. Will that company's property be yours? No. Company's property won't be yours. Company property can never be yours because company's property is separate and your property is separate. If company property is yours, then when company winds up, even your personal properties will be sold. That's why this is a characteristic of a company, that companies have a separate property. Company का अलग ही property है, company का property आपका property नहीं है. It is a separate property. Transferability of shares. Can the shares be transferred in company? Yes. I can share my transfer to my wife, to my future wife. Yes, I can. Can I transfer to my girlfriend? Yes, I can. Can I transfer to my mom and dad? Yes, I can. So that is transferability of shares. I can transfer. But can a partner transfer his share to any random person? No, bhaiya. So this is how a partnership firm and company is completely two different opposite world. Understood? Next, capacity to sue and to be sued. It means company has a power to sue somebody. Company can sue some person. Reliance can sue somebody. Reliance can sue, but somebody and has the capacity to be sued also. Somebody can sue Reliance too. So they have a capacity to sue and to be sued. Got it? कंपनी के ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है, कोई भी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, कंपनी भी कोई किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें. गॉट इट? ओके. कंपनी हैज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स. कंपनी हैज कॉन्ट्रैक्चुअल राइट मीन्स कंपनी कैन गेट इन्वॉल्व्ड into contracts with different other people, several different people. Okay, company's contract is not your individual contract. कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एंड डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया इसका मतलब डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है. कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया मतलब कंपनी हैज़ द राइट एंड पावर to get into contractual obligations with any other company or any other, बताओ ना, person
एनीबडी, मतलब सिंपल बात, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वो पर्सन है। सर नेचुरल पर्सन तो नहीं है, फिर भी आर्टिफिशियल पर्सन तो है, इसलिए कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, कंपनी का जो एक्शन है ना वो लिमिट होता है एज पर द एओए एंड एमओए। AOA, Article of Association, MOA, Memorandum of Association. AOA list the rules how the company is going to be run in their day-to-day affairs and their day-to-day affairs. What are the rules and regulations? And MOA is a major business of the company where it is written कि कंपनी कौन सा बिजनेस करता है, कंपनी का क्या बिजनेस स्ट्रक्चर है, कंपनी का क्या मॉडल है, वगैरह वगैरह। Got it? Limitation of actions. So if it is written in company's MOA that company deals with brick manufacturing, bricks, EAT manufacturing, bricks manufacturing, that means company can manufacture bricks only. Can company manufacture steel? No. Why limitation of action? Because it is written in MOA that company only manufactures bricks. Can company get involved into manufacturing steel? Yes, by changing the MOA, by changing the object of the company. और वो कैसे होता है सर ऑब्जेक्ट चेंज? वो तो भैया मेंबर से परमिशन लेना होगा, शेयर होल्डर से परमिशन लेना होगा मीटिंग वगैरह में, उसके बाद जाके 75% वोट आएगा तब जाके बेटा। फिर सेपरेट मैनेजमेंट, कंपनी का अलग मैनेजमेंट होता है। कंपनी हैज़ इट्स ओन सेपरेट मैनेजमेंट, अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, सेवरल डायरेक्टर्स एंड सेवरल कमिटीज मैनेजेस द कंपनी। ओके, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, देखो दिस मीन्स, दिस इज अ जनरल टर्म विच मीन्स एवरीबडी कम्स टुगेदर। It's an association of person for voluntary profits because we want profits out of it. We want profit from the company. That's why everybody comes along together. तो voluntary association for profit, ठीक है, ये ऑफ नहीं, ये फॉर होना चाहिए यहाँ पे, voluntary association for profit. ओके, ये तो इरेज नहीं होगा, फॉर profit. Voluntary association for what? For profit. Got it? Termination of existence. Now, company's existence is not dependent upon director's life, promoter's life. Reliance existence does not depend upon Mukesh Ambani's life. Mukesh Ambani dies tomorrow when he grows old, still company will run. So that means company can never have a natural death. Company naturally cannot die. We have to wind up company. We have to kill the company. Who kills the company? Liquidator. Got it? Winding up, liquidation. Winding up के बाद liquidation. Understood? Is it clear? Is it clear to all of you? There is a concept called corporate veil. It's a very beautiful concept you have to understand. Corporate veil means parda. Veil means curtains. Curtains. Okay. There is a curtain between the company and its directors. Why there is a curtain, sir? Because company is a separate legal entity. Company is a artificial person. Company is a separate person. It is separate. It is separate from its directors. So there is a division. So for example, but who runs the company? Tell me very honestly. The directors run the companies. So company, whatever they do, okay, there is an involvement of directors. Yes. For example, company gets involved into a fraudulent act. कंपनी ने फ्रॉड किया, जैसे कि सहारा ने जो फ्रॉड किया, तो कंपनी ने फ्रॉड किया, पता है पुलिस जब आया, when the police officer came to arrest the directors told that company is a separate person, go arrest company, you can't arrest us. Police got offended. Police thought, what is this? How can we arrest company? Then the directors told, it is written under the Companies Act 2013. Go and check that company is a separate legal person. Company is separate. So there is a loophole. So to hide this loophole, to make sure that there is no loophole, there is a concept called corporate veil. That means that the division, the partition between the company and directors is via corporate veil. एंड अगर कंपनी ने कोई भी फ्रॉड किया तो कंपनी के डायरेक्टर्स ही ना लायबल होंगे. तो एट दैट मोमेंट टू मेक श्योर दैट द डायरेक्टर्स, okay, who made the actual offense, the guilty directors are to be arrested, we have to lift the corporate veil. ये जो corporate veil है, इस पर्दे को हम लोग उठा देंगे.
लिफ्ट कर देंगे, लिफ्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल. Once the corporate veil is lifted, there is no difference between the director and the company. So the guilty directors will be arrested. Understood? तो डायरेक्टर्स ये ना कह दे कल आके कि जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आए तब डायरेक्टर्स ये ना कह दे कि भैया जाओ कंपनी को अरेस्ट करो क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, ये ना कह दे. इसलिए डायरेक्टर को बताओ ना क्या, डायरेक्टर को अरेस्ट करने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. कंपनी कॉर्पोरेट वेल को उठा देंगे, या तो लिफ्ट कर देंगे या तो पियर्सिंग करेंगे. पियर्सिंग मीन्स व्हाट? पियर्सिंग ऑफ नोज रिंग, फिर ईयर लूप्स. तो यहाँ पे पियर्सिंग का मतलब होता है छेद करना. तो छेद कर देंगे, या तो उठा देंगे या फिर इसको छेद कर देंगे. इसको छेद करके जैसे ही छेद करेंगे, देखो दोनों का कंसेप्ट यही है कि उठा देंगे तो डायरेक्टर्स को दिख जाएंगे कि हाँ डायरेक्टर्स ही लायबल है. छेद कर देंगे तब भी दिख जाएगा, छेद से दिख जाएगा कि ये सारा डायरेक्टर जो है ये क्या है बताओ ना, ये है अपना, बताओ ना, गिल्टी डायरेक्टर्स. तो गिल्टी डायरेक्टर्स को पकड़ने के लिए हम तो या तो छेद करेंगे पर्दे के ऊपर या फिर हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पर्दे को उठा देंगे. क्या है कोई, इज देयर एनी फिजिकल पर्दा, इज देयर एनी फिजिकल वेल? नो, देयर इज जस्ट कंसेप्ट ऑफ अ वेल. इट इज अ कंसेप्ट कि जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को मिटाने के लिए हम लोग लिफ्ट कर देंगे कॉर्पोरेट वेल. जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हटाने के लिए लिफ्ट कर देंगे हम लोग जो है इस कॉर्पोरेट वेल को. नाउ देयर इज़ अ वेरी वेरी डल बच्चा जो सोच रहा होगा अच्छा मतलब कंपनी के पर्दे के पीछे रहता है डायरेक्टर्स, मतलब मैं भी कभी अगर डायरेक्टर बना तो मेरे को भी पर्दे के पीछे रहना होगा. एंड जब भी पुलिस ऑफिसर आएंगे फिर पर्दा उठेगा, फिजिकली पर्दे को उठाया जाएगा, फिर मेरे को अरेस्ट किया जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता भाई मेरे, ये कंसेप्ट है. ऐसे ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को कंसेप्ट की तरह लो. क्या ये समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत ही ज़्यादा बवाल जा रहा है लेक्चर. वीडियो को लाइक कर दो भाई मेरे, अभी के अभी लाइक कर दो भाई मेरे. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. वीडियो जल्द खत्म हो जाएगा, धीरे से सांस लेते रहो. AGM and EGM, Section 96 and Section 100 of the Companies Act 2013. Now you have to understand that कंपनी में कितने प्रकार की मीटिंग्स होते हैं. एक प्रकार का मीटिंग होता है एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि साल में एक बार होता है. दिस इज वंस इन अ ईयर. एंड एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअली एक बार. EGM मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनी टाइम एनी वेयर एनी प्लेस. ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एनी टाइम, नो लिमिट, नो लिमिट. ठीक है, जब भी डायरेक्टर्स को कुछ बात करना होगा EGM बुला लेंगे. EGM तो साल में एक ही बार होता है. ये जो EGM है ना, इसमें रेजोल्यूशंस पास होते हैं. रेजोल्यूशंस पास मतलब मुद्दा, टॉपिक, डिस्कशंस. ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाता है एंड रेजोल्यूशंस पास किया जाता है. रेजोल्यूशन पास करना मतलब यही है, कोई भी चीज़ हम लोग लाए या फिर ना लाए, एनी कोई डिसीजन, इफ यू वांट टू टेक एनी डिसीजन अबाउट एनी टॉपिक, वी हैव टू पास रेजोल्यूशंस. रेजोल्यूशन इज अ वोटिंग सिस्टम वेयर वोटिंग आर डन. ठीक है, रेजोल्यूशन पास तभी होता है जब वोट होता है प्रॉपरली. दो प्रकार के रेजोल्यूशन है, एक है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा है स्पेशल रेजोल्यूशन. एक है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा है स्पेशल रेजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में 50/50 का अगर आपको 50% से ज़्यादा वोट मिला तो आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा. लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में मिनिमम वोटिंग चाहिए होगा 75% यस. 75% यस चाहिए होगा तभी जाके ये पास होगा. In ordinary resolution, if you get yes of more than 50% also, the resolution will be passed. And in special resolution, you have to get minimum 75% yes, then only the resolution can be passed. If you get 70% also yes, then the resolution won't be passed in special resolution. Is that clear? Yes. ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है ना भाई मेरे, ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है भाई मेरे, सुनो ना अच्छे से. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है ना, यहाँ पे वोट इन फेवर जो है, ये अगर आपका वोट अगेंस्ट से ज़्यादा हो गया, मतलब 50 से ज़्यादा वोट अगेंस्ट से ज़्यादा हो गया तो वो पास हो जाएगा, है ना. वोट अगेंस्ट है 49 एंड वोट इन फेवर है 51, पास. बट इन स्पेशल रेजोल्यूशन, वोट इन फेवर शैल बी 3 times वोट इन अगेंस्ट. तो 3 times क्या होता है पता है? 75%. ज़्यादा कैलकुलेशन मत लगाओ, मैंने कैलकुलेशन करा रखा है. तो 75% वोट अगर यस आएगा तभी जाके पास हो जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके, बहुत ब्यूटीफुल सर. अब ना 2 प्रकार के बिजनेसेस होते हैं. बिजनेस का मतलब क्या? वही मुद्दा,
मुद्दा, बिजनेस मतलब मुद्दा, बिजनेस मीन्स टॉपिक, यही है। ये जो टॉपिक है ना, इनको हम लोग कहते हैं बिजनेस प्रॉपरली, इन प्रॉपर टर्म्स वी कॉल देम एज बिजनेस। Any decision that we need to pass in a general meeting, this kind of decisions are called as businesses. This kind of the topics for which we have to take a decision, those kind of topics are called as business. So this business is passed, this business is not passed, this business is passed, this business is not passed. Understood? This topic is passed, this decision is passed. Okay, understood the concept. Now businesses are of two types. One is ordinary business, दूसरा is special business. Ordinary business and special business. Now understand this. All the businesses which are not ordinary business are special business. All the businesses, repeat, all the businesses which are not ordinary business are special business. तो सर मतलब ये है कि मेरे को सिर्फ अगर ordinary business कौन सा है ये अगर मेरे को मालूम पड़ जाए तो मेरे को special business का कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, करेक्ट। सो ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस चार चीजें हैं। अड्डा, ADDA ऑर्डिनरी बिजनेसेस। एनीथिंग अदर देन दिस इज स्पेशल बिजनेस, एनीथिंग अदर देन दिस इज स्पेशल बिजनेस, एनीथिंग अदर देन दिस इज स्पेशल बिजनेस। याद रखना, ऑर्डिनरी बिजनेस कैन ओनली एंड ओनली बी पास्ड, ओनली एंड ओनली बी पास्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग। बाकी सारी मीटिंग में स्पेशल बिजनेस होंगे। ठीक है, अब ये अड्डा क्या है? अब ये जो स्पेशल बिजनेस है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस का जो ये ऑर्डिनरी बिजनेस जो है ना, ये आप ईजीएम में डिस्कस नहीं कर सकते, आपको एजीएम में ही डिस्कस करना होगा ऑर्डिनरी बिजनेस, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम बिजनेस होता है। एंड स्पेशल बिजनेस नॉर्मल रेगुलर आप एजीएम में भी पास कर सकते हो। आप एजीएम में चार मुद्दे के ऊपर बात कर सकते हो। ऑर्डिनरी बिजनेस में चार मुद्दा आता है, ADDA, अड्डा। What does this अड्डा stands for, सर? बताओ ना, what does this अड्डा stands for? ADDA, अड्डा। बताओ। पहला है consideration of annual account, ठीक है, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है, यहां पे ज्यादातर ए है ना, इसलिए ए। फिर डी मतलब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन करना है डिविडेंड का, एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर कर सकते हो, समझे? नेक्स्ट डी इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कैन ओनली बी अपॉइंटेड ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सेशन ऑफ ऑडिटर रेम्यूनरेशन। Whatever I'm dictating, write it down right now. A for consideration of annual account, auditors and directors report. D for declaration of dividend. Again D for, again this D is for, बताओ, appointment of director in place of retiring. Appointment of director in place of retiring. And the last A is for appointment of auditor of the company, appointment of auditor and fixation of auditor remuneration. This is adda. Is that clear? Okay, this is to be discussed only in AGM, only in AGM. Can other matters be discussed in AGM? Yes, but can this matters be only discussed in AGM? No, with this you can discuss other matters also. That means, sir, in EGM these matters can't be discussed. No, this matters can't be discussed in AGM. Got it? Okay. Now, companies का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये वाला, कंपनी में कितना डायरेक्टर होना चाहिए एंड कितना मेंबर्स होना चाहिए। ये एक इजी सा पार्ट है, मैं आपको समझा दूंगा। कंपनीज शेल ऑलवेज हैव द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ minimum maximum number of members and minimum maximum number of directors. Minimum member of a company can be divided into three parts: OPC, private and public. OPC means one person company, private means private company, public means public. OPC में एक ही बंदा रहता है, member, only one member and maximum one member only. Private minimum 2 member, maximum 200. Public minimum 7 members and maximum unlimited members हो सकता है public company में. Directors, if we talk about,
For a OPC company, minimum number of director is 1, maximum is 15. For a private company 2, 15, 3, 15. For public company 3 and 15. क्या सर, मैंने तो रिलायंस में देखा है कि सर रिलायंस कंपनी हैज़ मोर देन 15 डायरेक्टर्स सर. सो सर मैक्सिमम 15 है. दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 डायरेक्टर्स कैन बी ब्रीच्ड, कैन बी एडेड, मोर डायरेक्टर्स कैन बी एडेड बाय पासिंग SR in GM. SR मतलब special resolution in general meeting. Whenever I say SR in GM, it means special resolution in general meeting. General meeting. When I say general meeting, it means an EGM. It is not AGM. Annual general meeting. It is not AGM. AGM is only साल में एक बार. ठीक है. General meeting means EGM. Got it? Special resolution in general meeting can be appointed more than 15 directors. ठीक है. क्या इसको एक्सीड कर सकते हैं हम लोग? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इसको एक्सीड नहीं किया जा सकता. ठीक है. तो आई थिंक हम लोगों ने ना पूरा कर डाला है भाई. मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो जो है, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू. इंट्रोडक्शन वीडियो आज इतना ही ज्ञान लो, इससे ज़्यादा ज्ञान मैं नहीं दूंगा. नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम लोग. आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भैया. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको क्या पसंद आया है. जरूर कमेंट करो. आज के आज, अभी के अभी कमेंट कर लो. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय बाय एंड टेक केयर.